Hey everyone, today we are going to start with the GST series and आज हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे बस GST का। अच्छा, इसके पहले ना हम लोगों ने इनकम टैक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वो देख सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। Okay, so before starting GST, let's just take a few minutes to understand the basics. टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या हैं, GST के पहले कैसा टैक्स स्ट्रक्चर था इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, तो टैक्स क्या होता है, हम सबको पता है कि टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट। देखो, तो टैक्स इज़ क्या पता ही होना चाहिए सबको कि इट इज़ नॉट अ वॉलेंट्री पेमेंट, कंपल्सरी है, हमें देना ही होता है। देखो, डायरेक्ट टैक्स की बात करें, अभी आगे अच्छे से बात करेंगे, तो डायरेक्ट टैक्स में एक लिमिट लगी हुई है कि 2.5 लाख तक, 3 लाख तक या 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, नहीं देना है। बट इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको ही देना पड़ता है। आप कोई भी सामान खरीदते हो उस पर आप GST देते हो, या GST के पहले भी आप इनडायरेक्ट टैक्स तो देते ही थे। तो टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट, सबको ही देना है, गवर्नमेंट को देते हैं। एंड यू कैनॉट से कि ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अगर ज़्यादा टैक्स पे किया है तो आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा मैंने तो इतना टैक्स पे किया है, मेरे घर के सामने वाली रोड तो नहीं बनी अभी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप कि हमने ज़्यादा टैक्स दिया है, हमारा ये काम गवर्नमेंट कर दे, किसी ने कम टैक्स दिया है तो उसका वो काम ना हो। ठीक है, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, इट इज़ जस्ट अ कंपल्सरी पेमेंट जो हमें करनी ही होती है गवर्नमेंट को। अच्छा, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि डायरेक्टली जिस पर्सन को पे करना है गवर्नमेंट को, उसका बर्डन भी उसी पर्सन पे आ रहा है। देखो, इसको बोलते हैं ना, 2 वर्ड्स होते हैं इसमें, एक होता है आपका इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और एक होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अगर मैं पैसे कमा रही हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है कहीं से, तो टैक्स कौन पे करेगा? जाहिर सी बात है, मैं ही पे करूँगी। मतलब कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मुझ पे, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स उस पर्सन पे पड़ता है हु इज़ पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इफ़ आई एम अर्निंग माई सैलरी, ऑब्वियसली आई एम पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। इंसिडेंस किस पे पड़ता है? हु इज़ फाइनली बियरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स। अगर मेरी सैलरी है तो मेरा टैक्स बर्डन शेयर करने के लिए क्या कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। तो इवेंचुअली मेरी पॉकेट से ही तो जा रहा है ना पैसा, मतलब कि इंसिडेंस भी मुझ पे ही पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे पड़ता है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बस इसका ऑपोजिट, जब इम्पैक्ट और इंसिडेंस 2 अलग अलग लोगों पे पड़े। जैसे कि मिस्टर एक्स हैं हमारे प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, वॉटेवर, इन्होंने कोई सामान प्रोड्यूस किया, इन्होंने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। इसके बाद इन्होंने सामान बेचा किसको? होलसेलर को। इन्होंने टैक्स का अमाउंट क्या किया? होलसेलर की पॉकेट से निकलवा लिया। होलसेलर ने सामान बेचा रिटेलर को और रिटेलर की कॉस्ट में टैक्स का प्राइस ऐड कर दिया, और अब बर्डन किस पे पड़ा? रिटेलर पे पड़ा। और रिटेलर के बाद रिटेलर ने फाइनली हमें ही सामान बेच दिया, हम कौन है? कंज्यूमर, और हमारी पॉकेट से टैक्स का पैसा निकलवा लिया। तो अब गवर्नमेंट को तो मिस्टर एक्स ने पे किया था टैक्स, लेकिन फाइनल किसकी पॉकेट से टैक्स निकला? कंज्यूमर की। मतलब इम्पैक्ट पड़ा मिस्टर एक्स पे और इंसिडेंस पड़ा कंज्यूमर पे। तो जब इम्पैक्ट और इंसिडेंस 2 अलग अलग लोगों पे पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नॉर्मली आप सोचो, जब भी आप पैसे कमाओगे, कहीं से भी कोई भी इनकम आ रही है, उसका टैक्स आपको खुद पे करना पड़ेगा, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हम मेन पढ़ते हैं इनकम टैक्स। जिसके सारे लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, आपको देखना है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हो। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जब भी आप कोई खर्च करते हो, पैसे कमाओगे डायरेक्ट टैक्स देने पड़ेंगे, जब भी पैसे खर्च करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, आप कहीं भी अपना कोई खर्चा सोच लो, शॉपिंग करने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कोई और सामान कुछ भी खरीदा, कहीं भी पैसे खर्च किए, आपको वहाँ पे GST देना ही पड़ता है। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिक समझ में आ गया? अब ज़रा इन दोनों टैक्सेस पे थोड़ी अच्छे से चर्चा करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है वही इंसिडेंस भी बियर करेगा। ठीक, अब इसके ज़रा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हल्के हल्के से देख लेते हैं। अब देखो, एडवांटेजेस में सबसे पहले क्या है? इक्विटी। इक्विटी को साथ में ही मैं लिख सकती हूँ कि प्रोग्रेसिव, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स होने का क्या मतलब है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप टैक्स उसके प्रोपोर्शन में देंगे।
अगर आप 50 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका टैक्स 50 लाख के प्रोपोर्शन में होगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो आपका टैक्स 1 करोड़ के प्रोपोर्शन में होगा। जितना पैसा बढ़ता जाएगा इनकम का, उतना उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब व्हेन द अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। प्रोग्रेसिव टैक्स को अच्छा माना जाता है नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि इक्विटी प्रमोट करता है ये। जिसके पास जितनी कैपेसिटी है पे करने की, उससे उतना टैक्स मांगा जा रहा है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? एसएससी जो होता है ना, एसएससी मतलब जिसको टैक्स पे करना है, उसको पहले से पता होता है कि टैक्स कब पे करना है, कितना अमाउंट टैक्स पे करना है, कहाँ टैक्स पे करना है। इसको बोलते हैं क्या? सर्टेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी। ये पॉइंट हमारा इक्विटी वाले पॉइंट से ही प्रूव हो गया। अगर आप अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, गरीब लोगों से कम टैक्स ले रहे हैं, जो और गरीब लोग होंगे पैसे बहुत ही कम कमा रहे हैं, उन पर टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या कि इनकम इनइक्वालिटीज़ थोड़ी रिड्यूस होंगी। इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं ना कि रिच इज़ गेटिंग रिचर एंड द पुअर इज़ गेटिंग पुअरर। तो अब देखो, ऐसे तो डायरेक्ट टैक्स हम बरसों से देते आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा इनइक्वालिटी अभी तक तो नहीं खत्म हुई। बट अगर रिलेटिवली देखो ना इनडायरेक्ट टैक्स से, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स प्रमोट्स इनकम इट प्रमोट्स, इट रिड्यूसेस द इनकम इनइक्वालिटीज इफ़ यू कंपेयर इट फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट दोनों पॉइंट साथ में देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए पहले, रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल होता है डायरेक्ट टैक्स। जब भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो चेंज कर सकती है कि अभी स्लैब रेट्स कुछ और हैं, हो सकता है कि अगली बार बजट आए फाइनेंस कमीशन कुछ टैक्स के रेट्स ऊपर नीचे कर दे, हो सकता है अगली बार कुछ और चेंजेस कर दे स्लैब में, ठीक है। और इसी की वजह से, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, इट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब आपका जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी का बढ़ जाए तो लोगों के पास क्या होगी? परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। परचेजिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? मनी की सप्लाई बढ़ गई है, मनी की सप्लाई बढ़ गई है, और मनी की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। पैसे की वैल्यू कम हो गई है और सप्लाई ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू कम हो गई। लेकिन लोगों के पास परचेजिंग पावर तो है। अब लोगों की परचेजिंग पावर को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? टैक्स की रेट बढ़ा सकती है, ताकि लोग ज़्यादा टैक्स पे करें, सो दैट उनके पास कम पैसे बचें, परचेजिंग मतलब कम परचेजिंग पावर रहे, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो। अब इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं। इसमें क्या है? टैक्स इवेजन। आप लोगों को पता होगा डायरेक्ट टैक्स बहुत इजीली इवेड कर सकते हैं। अगर इंडिया का एग्जांपल लें, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले लोगों की पॉपुलेशन अगर आप चेक करिए, काफ़ी 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 ज़्यादा कम होती है, ठीक है। मोस्टली लोग का होता है वो टैक्स इवेड कर लेते हैं। इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी, सीधे सीधे टैक्स को चुरा लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल मतलब क्या? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को अभी हमने देखा इवेड करना, डायरेक्ट टैक्स की चोरी करना बहुत इजी है, तो बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस लगते हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है नज़र रखने के लिए कि सब टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे। और इसकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वगैरह के चार्जेस इतने पैसे ज़्यादा हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ कलेक्शन के, कि आपका जो देखो, अगर आप टैक्स से, एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आप 100 रुपये टैक्स से कमा रहे हो, 100 रुपये रेवेन्यू आ रहा है, और आपने ये 100 रुपये कमाने के लिए, 100 रुपये लोगों से मंगवाने के लिए 90 रुपये खर्च कर दिए, तो हाथ में तो 10 ही रुपये का टैक्स आया ना। बात समझ रहे हो? तो अनइकोनॉमिकल का मतलब क्या हुआ? कि कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द डायरेक्ट टैक्स इज़ अ लिटिल बिट टू मच। थोड़ा आपको बहुत मेहनत लग जाती है, अथॉरिटीज़ की बहुत मेहनत लगती है, तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्बिट्ररी टैक्स होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो टैक्स के स्लैब्स रखे गए हैं, रेट्स रखे गए हैं, वो किसी साइंटिफिक रूल को फॉलो करके नहीं रखे गए हैं, नॉर्मल फाइनेंस मिनिस्टर या पूरी टीम की मिला के बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा डिसएडवांटेजेस में? इट फील्स लाइक अ बर्डन। ऑब्वियसली अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, मैं टैक्स इस पे निकाल नहीं रही हूँ, रफली अगर मैं बोलूँ कि 10 लाख पे मान लो आपको 20,000 रुपये टैक्स देना पड़े, मान लो ऐसा, तो 20,000 सीधे सीधे जब एक साथ पॉकेट से जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है कि मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं और उसमें सीधे सीधे मुझे गवर्नमेंट को 20,000 दे देना है, तो ये बहुत पिंचिंग होता है डायरेक्ट टैक्स। ये एक मेन रीज़न है कि लोग ट्राई करते हैं इवेड कर लें, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ज़रा इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं।
कि इसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग बंदों पे फॉल होता है। जैसे कि ऊपर देखा था ना, मिस्टर एक्स टैक्स पे कर रहे थे गवर्नमेंट को, लेकिन बर्डन कंज्यूमर पे आ रहा था। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। देखो, एडवांटेजेस तो सबसे पहले क्या है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट टैक्स आधे से ज़्यादा लोग दे ही नहीं रहे हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या आप छुपा सकते हो? नहीं छुपा सकते। इसी साथ एक और भी पॉइंट देख लेते हैं, नो पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इविजन। अब मान लो आपने कोई चॉकलेट खरीदी 50 रुपये की, ठीक है, या आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा 10 रुपये का। अब उस 10 रुपये के चिप्स में या 50 रुपये की चॉकलेट में टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। हम इतना नोटिस नहीं करते। हम 50 रुपये की चॉकलेट खरीद के ले आते हैं तो हम इतना उसमें दिमाग नहीं लगाते कि 50 रुपये में हमने शायद 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये टैक्स दिया होगा, ठीक है। तो हमें ये पिंच ही नहीं करता। अभी ऊपर पढ़ा था ना कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट फील्स लाइक अ बर्डन, बहुत पिंचिंग होता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमें एज अ बर्डन नहीं फील होता, जबकि हम अपने, अगर आप सारे खर्चे देखो तो हम सब मिला के अच्छा खासा इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, ठीक। अगर आप जैसे ई कॉमर्स साइट्स पे आप जो भी ऑर्डर करते हैं अपना, अगर आपने कभी कुछ ऑर्डर किया हो तो आप अपनी इनफैक्ट इनवॉइस डाउनलोड करके देखना। हम लोग बस, हमने मान लो कोई कपड़ा ख़रीदा, अगर आपने 1000 रुपये का कपड़ा ख़रीद लिया है तो आप अपने मन में उसकी कॉस्ट ही मानोगे कि मेरा कपड़ा 1000 रुपये का है। आप उसका इनवॉइस देखोगे ना तो आपको उसका ब्रेकडाउन दिखेगा कि उस पर IGST कितनी लगी हुई है, या फिर कोई भी GST लगी है तो कितने % की GST लगी है, कितने रुपये आपने टैक्स पे किया है। बट क्योंकि हम सीधे प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट देखते हैं तो हमें पिंच नहीं करता, और इसीलिए हम इसको चुरा नहीं पाते। आप ये नहीं कह सकते कि हम 48 रुपीज़ दे के चॉकलेट खरीद लेंगे और 2 रुपये टैक्स के नहीं देंगे। यू कैन नॉट से दैट। पूरे 50 रुपये देने ही पड़ेंगे आपको। और क्योंकि हम ये टैक्स चुरा नहीं पाते, इसीलिए गवर्नमेंट का बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इकोनॉमिकल होता है। वाइड कवरेज, बहुत ज़्यादा कवरेज होती है, सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे ही कर रहे हैं मोर और लेस। वेरिएबल रेट्स, काफ़ी ज़्यादा, मतलब डिफरेंट रेट्स होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पे। हर प्रोडक्ट पे सेम रेट का टैक्स नहीं लगता। अभी आगे हम जैसे जैसे GST पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि GST के कितने % के रेट्स होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं, तो सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स अभी हमने ऊपर पढ़ा, इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स भी बढ़ता है, और इसमें क्या होता है, इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स नहीं बढ़ता। इसका एक एग्जाम्पल लो, मान लीजिए आपकी इनकम है, आपकी एनुअल सैलरी है 5 लाख, और अभी मैं ये बोल रही थी ना 50 रुपये की चॉकलेट, आपकी एनुअल सैलरी है 5 लाख और आप 50 रुपये की चॉकलेट लेने गए, और 50 रुपये की चॉकलेट पे मान लो 2 रुपये का टैक्स लग रहा है, तो आपने 2 रुपये का टैक्स दे दिया। जिसकी साल भर की इनकम 5 करोड़ होगी, वो भी अगर वो 50 रुपये की चॉकलेट लेगा तो उसको भी उस 50 रुपये की चॉकलेट पे 2 रुपये का ही टैक्स देना है। बात समझ में आ रही है? तो इनकम क्या हुई, 5 लाख से 5 करोड़ हो गई, मतलब इनकम बढ़ रही है, लेकिन आपका टैक्स क्या है, टैक्स तो स्टैटिक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स को अच्छा नहीं कंसिडर करते हैं, क्यों, इक्विटेबल नहीं होता, इक्विटी नहीं प्रमोट करता है। इंक्रीजेज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब 48 की चॉकलेट थी, 2 रुपये का टैक्स लग जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा। और लास्ट क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस इन कंज्यूमर। इसका क्या मतलब है, अभी जो मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि वो पिंच नहीं करता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको पिंच नहीं करता। क्यों, आप नोटिस ही नहीं करते हैं। कई बार आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, मैकडी डोमिनोज में जा रहे हैं, अगर पूरा बिल आपका 600 रुपये का आया है मैकडोनल्ड्स का, तो आप 600 रुपये का बिल ही देखते हो सीधे। मोस्टली लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली लोगों का ध्यान टैक्स ब्रेकडाउन पे नहीं जाता कि हम कितना 2.5% GST दे रहे हैं, ठीक है। आप पूरा बिल देखते हो, आपको लगता है हाँ 600 रुपये का खाना खाया, बात खत्म हो गई, ठीक है। आप अवेयर ही नहीं हो GST के बारे में या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कि हम इनडायरेक्ट टैक्स पे भी कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई 2 टाइप के टैक्सेस की, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ज़रा बात करते हैं, एकदम स्लाइड सा बस देख लीजिए कि GST के पहले कौन कौन से टैक्सेस चलते थे। अब देखो, GST में आपने बार बार एक चीज़ सुनी होगी, क्या, 1 नेशन 1 टैक्स। सबने सुना होगा ना, 1 नेशन 1 टैक्स। लेकिन अच्छा, अगर अभी तो देखो धीरे धीरे हम GST पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो आपको, लेकिन आपने नॉर्मली सुना होगा शायद, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, CGST SGST वगैरह सुना होगा आपने शायद, सेंट्रल GST, स्टेट GST, ठीक है। तो बट स्टिल तब भी GST आपका टैक्स एक ही होता है,
ठीक है, आपका टैक्स अगर आप देखो आपको एक ही पे करना होता है। बट जीएसटी के पहले क्या होता था, सेंट्रल लेवल के केंद्र सरकार के अलग टैक्सेस चलते थे और राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्सेस चलते थे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या टैक्सेस चलते थे। अच्छा देखो, अब क्योंकि जीएसटी लागू हो गया है तो हमें जीएसटी के पहले के टैक्सेस के बारे में कोई डिटेल्ड नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों थी या फिर पुराने टैक्सेस में प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल टैक्सेस क्या क्या लगते थे। सबसे पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स जिसको बोलते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जब भी कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले कौन सी टैक्स पे करनी होती थी, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एक्साइज ड्यूटी या फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दूसरा क्या है, सर्विस टैक्स। अब हम क्या बोल रहे हैं, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए मिला के एक ही टैक्स है। पहले क्या होता था, सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स अलग लगता था और गुड्स के लिए क्या लगता था, वैट, वैट लगता था। अभी वैट पे ज़रा थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि वैट क्या होता है। वैट लगता था गुड्स के लिए। अच्छा, कस्टम ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है सेंट्रल लेवल का टैक्स है, कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है। कस्टम ड्यूटी ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है। कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो आपके टैक्स लगते हैं वो पहले भी लगती थी, अभी भी लगती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा देखो, अभी हमने देखा वैट, और वैट या फिर सेल्स टैक्स। जब भी आप कोई इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र करते हो ना, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या, एक स्टेट से उसी स्टेट में, विद इन द स्टेट। आपने राजस्थान से राजस्थान में ही ट्रांसफ़र किया, कि आपने जयपुर से जोधपुर कोई प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र किए, सेल किए, तो आपको वैट देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर आपने जयपुर से भोपाल कोई गुड्स ट्रांसफ़र किए, मतलब कि राजस्थान से मध्य प्रदेश, स्टेट चेंज हो गया ना, आपके दो राज्य इन्वॉल्व हैं, दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, इन दैट केस आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे टैक्सेस होते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, स्वच्छ भारत सेस, अदर्स, बट देयर वर वेरियस टैक्सेस। ठीक है, आपको मेन पता होने चाहिए, एक्साइज क्या होता है, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, कि बेसिक मतलब क्या होता है। अब वैट की बात करते हैं ज़रा, कि वैट क्या होता था। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैसे तो ना नाम से ही ये थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है कि जहाँ जहाँ वैल्यू ऐड होगी वहाँ वहाँ टैक्स लगेगा। अच्छा, वैट भी ना इंडिया में काफ़ी लेट आया है। अगर आपको पता हो, वैट आया है इंडिया में 2005 में, विच वॉज क्वाइट लेट। पता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जीएसटी की जो इंट्रोडक्शन आया, तो चलो जीएसटी 2017 में है, लेकिन जीएसटी का जो पहली बार प्रपोज़ किया गया था ना, वो 2000 में ही प्रपोज़ कर दिया गया था, और तब तक हमारी कंट्री में इमेजिन वैट भी नहीं था, विच इज़ क्वाइट अ बिग डील। तो अब देखिए वैट के पहले का क्या हिसाब था, तो वैट ने क्या क्या चेंजेस किए। मान लीजिए आप वुड खरीद रहे हो, लकड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, आपने लकड़ी खरीदी 1000 रुपये की। ठीक, अब आपने इस 1000 रुपये की लकड़ी पे टैक्स दिया होगा जितना भी, अब मैं डिटेल में नहीं जा रही, बस आप रफ आइडिया सुनना। आपने 1000 रुपये की लकड़ी पे टैक्स दिया होगा, मान लेते हैं चलो 100 रुपये का टैक्स दिया आपने। इसके बाद आपने इसी लकड़ी से एक फर्नीचर बनाया, कोई भी टेबल चेयर वॉटेवर, ठीक है, आपने इसी लकड़ी से एक फर्नीचर बनाया, और अब इस फर्नीचर की कॉस्ट है 3000 रुपये। अब जो टैक्स लगता था ना, वैट के भी पहले की बात कर रही हूँ, वैट के पहले की बात कर रही हूँ, तो अब जब 3000 पे टैक्स लगता था ना, तो क्या होता था, 3000 पे पूरा टैक्स लगेगा। तो फिर आपको अगर 1000 रुपये पे मान लो तो 100 रुपये लग रहे हैं, तो 3000 पे आपको 300 रुपये का टैक्स लग रहा है। तो अब अगर ऐसे सोचो, इस 3000 के फर्नीचर में 1000 रुपये का तो लकड़ी इंक्लूडेड ही है ना, जिस पे हम 100 रुपये का टैक्स दे चुके हैं। तो वैट ने क्या किया, वैट ने ये कहा कि आप अगले प्रोसेस में जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो प्रोडक्ट में, सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, एक ही चीज़ पे, या दो, आप बोल सकते हो डबल टैक्सेशन बोल सकते हो आप, एक ही चीज़ पे दो दो दफ़ा टैक्स लग रहा है। आपने लकड़ी पे ऑलरेडी टैक्स दिया था, फर्नीचर में वही लकड़ी यूज़ हुई, तो उसका टैक्स हटा देना चाहिए आइडियली, बट वैट के पहले ऐसा नहीं होता था। वैट के आने से क्या हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, कि वुड आपने खरीदा 1000 रुपये का, 100 रुपये टैक्स दिया, जब वो फर्नीचर बन गया ना, अब 3000 का हो गया। इस 3000 में से 1000 रुपये पे टैक्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब 300 रुपये में
₹100 का टैक्स आप दे चुके हैं, मतलब आपको ₹200 का टैक्स ही देना पड़ेगा। ये बात हो गई वैट की। ठीक, तो वैट ने ये चीज़ तो ख़त्म कर दी कि आपको एक ही चीज़ पे बार बार टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट थी। तो हम देखते हैं ज़रा लास्ट टॉपिक आज का कि हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था उसमें। फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस क्या, इतने सारे टैक्सेस थे पहले, इतने सारे टैक्सेस थे, अभी हमने ऊपर ही देखे। अभी मैं आपको बताऊं, जब जीएसटी आया था ना तो 17 टैक्सेस को सबस्यूम किया गया था, तब जीएसटी बना था। ठीक है, 17 टैक्सेस वर सबस्यूम्ड और उसके बाद जाके आपका जीएसटी बना था। तो सोच लो कितने सारे टैक्सेस रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कंप्लायंस में। चलो हम लोग थर्ड पॉइंट पहले देख लेते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस। हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस में क्या हो रहा था, देखो जितने ज़्यादा टैक्सेस, क्या अभी हमने पढ़ा क्या, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे, जितने ज़्यादा टैक्सेस उतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन। देखो मान लो कोई एक एक्साइज एक्सपर्ट है एक्साइज ड्यूटी का, कोई एक बंदा वैट देख रहा है, कोई एक बंदा देख रहा है ऑक्ट्रॉय, कोई एक सर्विस टैक्स देख रहा है, 10 मतलब इतने सारे टैक्सेस थे ना, और जितने टैक्सेस उतने आपको रजिस्ट्रेशन कराने हैं। अगर आप एक्साइज, आप मान लो मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरिंग करते ही आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, तो आप एक्साइज ड्यूटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे। ठीक है, आप सेम स्टेट में सामान बेच रहे हो, वैट पे आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। अगर आप अपना सामान इंटर स्टेट बेचते हो, आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, साथ में आप सर्विसेज से कोई रेंडर कर रहे हैं, आपको सर्विस टैक्स भी लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने ज़्यादा टैक्सेस उतने ज़्यादा आपको, जितना मल्टीपल टैक्स होगा उतना ज़्यादा कंप्लायंस भी आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस हो जाती थी, मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस करवाने पड़ते थे, तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। ये पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन। अच्छा, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कि जो पहला वाला इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें गुड्स और सर्विसेज में बाइफरकेशन बहुत अच्छा नहीं दिया गया था। अब ऐसा आपको लग रहा होगा कि गुड्स तो गुड्स होते हैं, हमें पता है, और सर्विसेज तो बहुत डिफरेंट होती हैं गुड्स से, विच इज़ ट्रू, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बाइफरकेशन नहीं हो पाता था ठीक से, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट में आपको खाना तो मिल रहा है, तो वो गुड्स भी हैं। अब ये होने लगा कि अच्छा सर्विसेज उसको माना जाए या ना माना जाए, आप वहाँ पे खा रहे हैं तो आप गुड्स भी उस पर वैट भी दे रहे हो, उसके बाद उस पर आपका सर्विस टैक्स भी लग रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ चेंजेस हुए थे कि जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह में होता है ना, आप टेक अवे ले रहे हो, नहीं खा रहे हो, या आप सेल्फ सर्विस कर रहे हो, वहाँ पे कोई वेटर नहीं है, अब आप सेल्फ सर्विस कर रहे हो, तो ये सब होने लगा कि अच्छा वहाँ पे एसी यूज़ कर रहे हो, आप टेबल्स यूज़ कर रहे हो, तो यू आर यूजिंग द सर्विसेज, सो यू हैव टू पे द सर्विस टैक्स। ठीक है, तो थोड़ा बाइफरकेशन बहुत क्लियर नहीं था। जैसे जीएसटी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गुड्स और सर्विसेज का बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है कि हम किस चीज़ को गुड्स मानना है और किन किन चीज़ों को सर्विसेज मानना है। तो कई बार क्या होता था, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस का मैंने एग्जांपल दिया, कई बार सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों में भी गुड्स या सर्विसेज डिसाइड नहीं हो पाती थी कि उसको क्या कंसिडर करना है, और उसमें दोनों टैक्स लग जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स के लिए ज़रा सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि वैट में तो कैस्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हो गया था, बट नो, अभी भी हमें थोड़ा सा कैस्केडिंग इफेक्ट बचा हुआ है। कैसे? आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, जैसे ही मैन्युफैक्चर किए आपने उस गुड्स पे दिए क्या, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, मान लो 10,000 के गुड्स थे, आपने 10,000, या चलो फिगर छोड़ते हैं, आप फिगर छोड़ो, ऐसे ही सुनो, आपने गुड्स बनाए और उस पर आपने दिया एक्साइज ड्यूटी। ठीक, अब जो आपकी एक्साइज ड्यूटी ऐड करने के बाद प्राइस आई, उसके बाद आप सामान रखने के लिए तो आपने बनाया नहीं था कि हम सामान बना लिए अब वेयर हाउस में रख के बैठ जाएंगे उस पर, बिल्कुल भी नहीं, बेचोगे ही ना उसको, बेचोगे तो क्या लगेगा, वैट लगेगा। तो अब एक्साइज ड्यूटी ऐड हो चुकी थी, मतलब अगर 10,000 का सामान था और मान लेते हैं कि 1,000 रुपये टैक्स ऐड हो गए, अब आपका 11,000 का सामान हो गया। अब आप जब वैट ऐड करोगे ना, तो वैट इस पर ऐड करोगे, तो भाई 1,000 रुपये तो टैक्स के हैं ना, टैक्स पे दोबारा टैक्स क्यों लगा रहे हो, समझे? या तो आप 10,000 पे ही वैट लगाते तो बात समझ में आती, बट आप 1,000 रुपये माइनस करो या तो आप क्रेडिट दो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के पहले जो चलते थे ना, उसमें क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर नहीं था। जैसे इसमें देखो एक पॉइंट लिखा है, नो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट।
अभी जैसे जैसे हम जीएसटी पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, आपको क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट करके, ठीक है। कि अब देखो इसमें क्या होता था ना, कई बार होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बता रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना बता रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेडिट नहीं दिया या स्टेट गवर्नमेंट ने क्रेडिट नहीं दिया, तो बहुत सीमलेस फ्लो नहीं था क्रेडिट का, तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाता था और आपका टैक्स पे टैक्स लग रहा है कि 10,000 पे आपने 1,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी दी थी, अब आपका 11,000 हो गया, इस पे वैट लग रहा है, ठीक है। मान लो इस पे वैट लगा 500 रुपये का, अब आपका ये सामान हो गया 11,500 का। अब देखो 1,000 रुपये पे आपने फिर टैक्स दिया, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स थोड़ी ना लगना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको ये सामान इंटर स्टेट बेचना है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचना है, तो इस पर CST भी लगेगा, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लगेगा। तो अब इस 11,500 में ये 1,000 और ये 500, मतलब 1,500 रुपये तो टैक्स के हैं, लेकिन इस पूरे अमाउंट पे दोबारा से टैक्स लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट या फिर टैक्स ऑन टैक्स, कि टैक्स पे ही टैक्स लग रहा है। तो जीएसटी में ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्टेड हो गई थी ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे। अच्छा, ये एक लास्ट पॉइंट है, डिफरेंट टैक्स रेट्स अक्रॉस द कंट्री, कि पूरी कंट्री में अलग अलग रेट्स चलते थे। और जैसा कि अभी मैंने बताया, जीएसटी में बोलते ही हैं वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी के कुछ गिवन रेट्स हैं, ऑल ओवर द कंट्री सेम वही रेट्स चलते हैं, ठीक। तो जीएसटी के आने की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों ज़रूरत पड़ी जीएसटी आने की, क्योंकि पुराने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में ये सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे जो कि अब नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ एक टैक्स है जीएसटी, उसी में गुड्स उसी में सर्विसेज। एक कस्टम ड्यूटी है, वो पहले भी था अभी भी है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम थी क्योंकि गुड्स और सर्विसेज में बाइफर्केशन ही नहीं हो पाता था कई दफ़ा, अब वो बाइफर्केशन बहुत क्लियर कर दिया गया है। क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्सेस थे, उतने ज़्यादा हमें रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे, तो उतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट होती थी फॉर द कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंसेस, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट, एक टैक्स लग गया है उसके ऊपर दोबारा आपको टैक्स देना पड़ रहा है, और सारी कंट्री में अक्रॉस द कंट्री अलग अलग रेट्स भी चलते थे, और हमें इनपुट क्रेडिट भी बहुत क्लियरली नहीं मिलता था, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, इट वॉज़ नॉट वेरी सीमलेस, ठीक है। ये सारे इश्यूज़ थे जो कि अब जीएसटी के आने से ख़त्म हो गए हैं काफ़ी हद तक। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी बस जीएसटी की। अभी हम एक इंट्रोडक्शन क्लास और करेंगे कि जीएसटी के आने के बाद तुरंत तुरंत क्या हुआ, कैसे जीएसटी आया है इंडिया में, जेनेसिस कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको और कोई डाउट हो इस पूरे लेक्चर में तो कमेंट करके बताइएगा, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ गिव द वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।